दोबारा यस सर। चले। Now we start discussion on case tools for requirement management. इसमें डिटेल में भी एक लेक्चर में मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक ओवरव्यू है। Requirement management involves the collection, storage and maintenance of large amount of information. और ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स के बारे में ही है कि कलेक्शन है, स्टोरेज है और उसके बाद मेंटेनेंस है। There are now a number of case tools available which are specifically designed to support requirement management. तो बहुत सारे टूल्स हैं, कुछ का अभी भी आपको ओवरव्यू ये बता देगा और आपने इनमें से कोई एक टूल जो है वो सिलेक्ट करना है। Configuration management tools may be adopted for requirement management. अब कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पे है। देखिए ना, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का भी जो की थीम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो चेंजेस को कंट्रोल करना होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से रेलेवेंट जो टूल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में, उनको भी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए जो है यूज लोगों ने किया है, यूज आप कर सकते हैं। तो टूल्स की जो की फीचर्स हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा फीचर्स होती हैं टूल्स के अंदर, तो कुछ ये फीचर्स लिस्ट डाउन मैंने जो है वो की हैं। इलेक्ट्रॉनिक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म्स, टूल्स के अंदर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म्स ये टूल प्रोवाइड करते हैं, which are filled in by the different participants in the process. टूल जो है टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म एक यूजर जो है वो फिल करता है, जिसमें चेंज की वो रिक्वेस्ट जो है करता है विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये फैसिलिटी टूल के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह जो एक अहम तरीन फीचर टूल्स के अंदर है जो कि एक्सेल और वर्ड में नहीं होती, a database to store and manage these forms. एक डेटाबेस होता है जो इन डिफरेंट फॉर्म्स को स्टोर करने के लिए या रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट और जो इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस की सहूलत होती है इन टूल्स के अंदर। इसी तरह अ चेंज मॉडल विच मे बी instated so that the people responsible for one stage of a process know who is responsible for the next process activity. तो टूल एक जो है वो चेंज का मॉडल जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिसमें जितने भी स्टेजेस होते हैं, चेंज के जितने भी स्टेजेस हैं वो सारे डॉक्यूमेंटेड जो है वो होते हैं और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फॉर्म्स बिटवीन द पीपल्स विद डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल नोटिफिकेशन व्हेन एक्टिविटीज हैव बीन कंप्लीटेड। जब भी कोई एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन को डिसएमिनेशन के लिए थ्रू मेल्स फैसिलिटी टूल के अंदर जो है ये facilities हैं या features हैं। In some cases direct links to the requirements databases, requirement databases के साथ direct जो है links in some cases, not in all the cases। कुछ tools के अंदर है, कुछ के अंदर ये चीज जो है वो नहीं है कि direct database को access वो provide जो है नहीं करते। तो ये बहरहाल कुछ टूल्स हैं जो लिस्ट मैंने किए हैं, ये भी आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि आपने भी किसी ना किसी टूल को सिलेक्ट करना है। तो ये वेल नोन टूल्स हैं, इनमें किसी भी टूल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा भी आप इवन गूगल पे जाके लिखेंगे कि टॉप रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल्स,
तो इस पे बहुत काम है, मतलब इसमें टूल्स आपको बहुत ज्यादा जो है वो मिल जाएंगे। इसी तरह ये कुछ टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन जो है वो किए हैं। एक्टिव फोकस है, कैलिबर आरएम है, केयर है, डोर्स है, रिक्विजिट प्रो है, आरएम ट्रैक है, आरटीएम वर्कशॉप है, स्लेट है, वाइटल लिंक है। तो एनी हाउ ये आगे उसने जो है ये बताया हुआ है कि कौन से टूल्स हैं जो डेटाबेस की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स की सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो आपने बहरहाल किसी एक टूल को जो है वो एक्सप्लोर करना है डिटेल के अंदर। ये एक दो टूल्स की शायद उसने फीचर यहाँ पे डिस्कस जो है वो की हैं। रिक्विजिट प्रो जो है इजी टू यूज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल है। समरी में इसकी जो इंफॉर्मेशन है, इट लिवरेज द पावर ऑफ डेटाबेस विद द फ्रीडम ऑफ वर्ड। मल्टी यूजर सपोर्ट इसके अंदर है। इट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस टू द प्रोजेक्ट्स थ्रू इट्स वेब interfaces. It provides document templates and capability to import existing documents. डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट करने की जो है वो फैसिलिटी है इसी तरह इसके अंदर, और मैनी अदर फीचर्स। ये जस्ट मिसाल के तौर पर एक दो टूल्स का मैंने यहाँ पे जिक्र किया था। लेटर ऑन एक रिव्यू है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल का, जो मैं दूसरे या तीसरे लेक्चर में अगेन डिटेल में जो है प्रेजेंट करूँगा। इसी तरह ये रैशनल रोज वालों ने रैशनल डोर्स के नाम से है, ये भी बड़ा मैच्योर जो है ये टूल है। तो इसको भी आप जो है वो देख सकते हैं, इसकी भी कुछ ये फीचर्स उसने यहाँ पे लिस्ट डाउन जो है ये की हुई हैं। तो इनको आप रीड जो है कर सकते हैं। मोस्टली टूल्स के अंदर कॉमन जो है वो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के हवाले से। तो बेनिफिट्स जो हैं टूल्स को यूज करने के, वो जो है क्या है, मैनेज वर्जन्स एंड द चेंजेस। आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के वर्जन्स को मैनेज करना, देखें टूल्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप जब फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस जो है वो हो रही होती हैं, तो उनमें हर एक चेंज को ट्रैक जो है वो करना। इवन वर्ड्स के अंदर भी उन्होंने बड़ी एडवांस फीचर्स अब तो प्रोवाइड जो है वो कर दी हैं, बट स्टिल वर्ड जो है वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए नहीं है, वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड टूल ही जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हैं और यूजफुल हैं। इस टूल्स के अंदर आप एक ही रिक्वायरमेंट्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है, एट्रीब्यूट्स जैसे जीरा है, अब उसके अंदर भी वो डजन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हर रिक्वायरमेंट्स के साथ वो प्रोवाइड करता है। कुछ कंपल्सरी एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ वो ऑप्शनल रखते हैं, कि कुछ ऑप्शन जो है वो होता है कि आप इंफॉर्मेशन स्टोर करें या उनके अंदर स्टोर जो है वो ना करें। इसी तरह जो टूल्स के मेजर बेनिफिट्स के अंदर है इम्पैक्ट एनालिसिस है। इम्पैक्ट एनालिसिस इज ऑलवेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि टूल जो है वो ट्रेसेबिलिटी के थ्रू जो है वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो उनका इम्पैक्ट जो है वो हाईलाइट जो है वो कर देते हैं कि कहाँ पे इस रिक्वायरमेंट का जो है वो इम्पैक्ट दूसरी रिक्वायरमेंट्स के साथ है, या डिजाइन पे ऊपर है, या आगे जो है वो कोड के ऊपर जो है इम्पैक्ट है, या दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट है। इसी तरह ट्रैक रिक्वायरमेंट स्टेटस, ये बात भी पहली स्लाइड्स के अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस जो है वो की है, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स का जो स्टेटस होता है, करंट स्टेटस होता है, उसको ट्रैक करने के लिए टूल जो है वो बेनिफिशियल होते हैं। इसी तरह कंट्रोल एक्सेस है, कि जब आपने डेटाबेस के अंदर रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है, तो देखिए रिक्वायरमेंट की जो इंफॉर्मेशन है अगर वो डेटाबेस के अंदर आपने स्टोर जो है वो की है, तो उसकी आप एक कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसको एक्सेस आप देना चाहेंगे वो एक्सेस राइट उसको होंगे, और वो रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो
सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ताकि एक्सेस जो है वो कर सके। इसी तरह जो दूसरी फीचर्स हैं, क्यूरिंग है। किसी भी रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने क्यूरी करनी है, अब डेटाबेस के अंदर होगी तो क्यूरी करनी जो है वो आसान होती है कि आप सिंपल एसक्यूएल को जो है वो यूज करके रिक्वायरमेंट्स, किसी भी रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको क्विकली आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ना, वरना डॉक्यूमेंट्स के अंदर हजारों पेजेस का अगर जो है वो डॉक्यूमेंट्स है तो वहां पे इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली क्यूरी करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो ये टूल की हेल्प से ही ऐसा जो है वो हो सकता है। इसी तरह डिफरेंट चार्ट आप बना सकते हैं। और रिपोर्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब डेटाबेस के अंदर अगेन रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो उस डेटाबेस में जो रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उससे आप डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है, रिपोर्ट जनरेटर्स होते हैं टूल्स के अंदर, तो ये फैसिलिटी भी जो है अवेलेबल है। इसी तरह जो टूल्स हैं वो रिक्वायरमेंट रीयूज की फैसिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड जो है वो करते हैं कि एक आपकी जो पहले से टेस्टिंग रिक्वायरमेंट सिमिलर डोमेन्स पे होती हैं उनको हाईलाइट सिंपली जो है कर देते हैं। तो ये कुछ की बेनिफिट्स हैं जो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल जो है प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है उसने रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो चेंजेस हैं उनको डील जो है वो करना होता है। तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन जो आपको दे रहा है दैट इज अबाउट स्टेबल एंड वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्या है? Requirement changes occurs while the requirements are being elicited, analyzed and validated, and after the system has gone into the service. ये तो एक नोन फैक्ट है। Some requirements are more stable while other may be more subject to change than the others. कि कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर वो कह रहा है कि स्टेबिलिटी जो है वो होती है, चेंजेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ही जो है वो रेयर होती है, लेकिन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके अंदर वोलेटिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। स्टेबल रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न with the essence of a system, essence of the system and its application domain. They change more slowly than the volatile requirement. सिंपल यही चीज उसने की कि ऐसी जो रिक्वायरमेंट, ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एक्चुअली जो है आपकी जो बिजनेस लॉजिक जो होती है, जो बिजनेस लॉजिक होती है, जो इसेंस होती है, जो बिजनेस प्लान होता है एप्लीकेशन डोमेन के बारे में, उससे रेलेवेंट होती हैं और दे चेंज मोर स्लोली देन द वोलेटाइल रिक्वायरमेंट। इनके अंदर चेंजेस जो है वो स्लो होती हैं। वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफिक to instantiation of the system in a particular environment and for a particular customers. तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती है, चेंजेस के फ्रीक्वेंसी मोर रैपिड होती है। वोलेटिलिटी इज यूजुअली मेजर्ड बाय गैदरिंग स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम RDMS, रिक्वायरमेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम्स। रिक्वायरमेंट चेंज फैक्टर्स जो है वो क्या हो सकते हैं? रिक्वायरमेंट एरर्स, कन्फ्लिक्ट्स एंड इनकंसिस्टेंसीज। अब जब एरर्स जो है वो आएंगे, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, इनकंसिस्टेंसीज आएंगी, तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस जो है वो करनी पड़ेंगी। इवॉल्विंग कस्टमर्स एंड यूजर नॉलेज ऑफ द सिस्टम, एंड यूजर का जब एडिशनल नॉलेज आता है। इसी तरह कोई टेक्नोलॉजी अगर जो है वो आती है, स्केड्यूल के अंदर कोई चेंज आती है, कास्ट से रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम जो है वो आते हैं, तो इनकी वजह से भी रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस जो है वो हो सकती हैं। इसी तरह चेंजिंग कस्टमर्स प्रायोरिटीज, कस्टमर्स की प्रायोरिटीज जब चेंज होती हैं तो उसकी बेस पे रिक्वायरमेंट जो है चेंज होती हैं। इन्वायरमेंट चेंजेस हैं, इन्वायरमेंट चेंजेस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस या एज ए होल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर कोई चेंज आती है तो उस ये भी एक चेंज का फैक्टर जो है बनता है।
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपग्रेडेशन होती है, डाउन साइजिंग होती है, तो उसकी बेस पे भी चेंजेस जो है वो हो सकती हैं। ये एरर्स, कन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंसीज को उसने एलेबोरेट जो है वो किया है। एज रिक्वायरमेंट्स आर एनालाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, errors and inconsistencies emerge and must be corrected. These may be discovered during the requirement analysis and validation or later in the development process. तो ये जर्नल चीज है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मजीद बातचीत की जरूरत जो है वो नहीं है। इसी तरह ये अगले फैक्टर्स को भी उसने थोड़ा सा एलेबोरेट किया हुआ है। एज रिक्वायरमेंट्स आर डेवलप्ड, customers and end user develop a better understanding of what they really require from a system. तो ये चीज भी मैंने शुरू में आपको बता दी कि the knowledge of knowing more about the thing motivate us for the changes, जो शुरू में मैंने बात जो है वो की। इसी तरह टेक्निकल स्केड्यूल और कास्ट के प्रॉब्लम्स को may be encountered in implementing the requirement. It may be too expensive or it take too long to implement the certain requirement. तो ये भी एक फैक्टर जो है वो हो सकता है। तो बहरहाल ये भी जर्नल बातें हैं, कोई ऐसी टेक्निकल चेंज जो है वो इसके अंदर जो है वो नहीं है चीज। कस्टमर्स की प्रायोरिटी जो है वो चेंज होती हैं, तो उसकी बेस पे है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इन्वायरमेंट की चेंजेस हैं, ये भी बात मैंने पहले से भी जो है वो कर ली है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चेंजेस हैं, ये भी बात जो है वो हो गई है। वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट के साथ जो है वो मोर केयर के साथ जो है वो डील किया जाता है, क्योंकि स्टेबल रिक्वायरमेंट्स में तो चेंजेस बड़ी जो है वो रेयर्स होती हैं। तो वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट्स को फर्दर उसने क्लासिफाई जो है वो किया हुआ है, ताकि हर एक टाइप को आप सेपरेट जो है वो डील कर सके। इसमें टाइप्स में म्यूटेबल रिक्वायरमेंट्स हैं, वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट की ये टाइप्स है। इमरजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, कंसिक्वेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं और कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इनकी आगे डेफिनेशंस हैं, पढ़ लेते हैं। म्यूटेबल रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या है? दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच चेंज बिकॉज ऑफ चेंज टू द एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम इज ऑपरेटिंग। ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर चेंज जो है वो किस वजह से आएगी? जब इन्वायरमेंट के अंदर चेंज जो है वो आएगी। अब इन्वायरमेंट की बेस्ट जो एग्जांपल है, अगर कंप्यूटर सिस्टम्स के इन्वायरमेंट की आप जो है वो बात करते हैं, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आ जाता है, HCI जो है वो आ जाता है, डेटाबेस जो है वो आ जाता है। तो इनकी वजह से अगर चेंज जो है वो होती है तो दे आर क्लासिफाइड इनटू म्यूटेबल रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह इमरजेंट रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या है? दीज आर द रिक्वायरमेंट्स which cannot be completely defined when the system is specified, but which emerge as the system is designed and implemented. तो ये ऐसी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं जब सिस्टम को डिजाइन किया जाता है या इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उस वक्त जो है वो इमर्ज होती हैं, पहले से ये डिफाइंड जो है वो नहीं होती। तो दे आर कॉल्ड इमर्जेंट रिक्वायरमेंट। जैसे देखें ना, एजाइल के अंदर यूजर स्टोरीज होती हैं, तो पहले से तो यूजर स्टोरीज कहीं जो है वो डॉक्यूमेंटेड डिफाइंड जो है वो नहीं होती। यूजर उनको डिफाइन जो है वो करता है, डिस्कस जो है वो करता है, और फिर उस रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है वो एक स्टोरी पे कंसेंसस जो है वो हो जाता है। तो एजाइल जो मॉडल्स हैं जितने भी हैं, वो तो इमर्जेंट रिक्वायरमेंट्स को बेस्ट वे से हैंडल जो है वो कर रहे होते हैं। इसी तरह कंसिक्वेंटल रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या है? द रिक्वायरमेंट्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। Introducing the computer system may change the organization's processes and open up new ways of working which generate new system requirements. तो ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पहले सिस्टम पे assumptions आप जो है वो लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब सिस्टम को इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाता है तो उसकी बेस पे कोई एडिशनल नॉलेज जो है वो आता है, तो दैट बिकम द सोर्स ऑफ चेंज। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को उसने कहा है कि दे आर कंसिक्वेंटल रिक्वायरमेंट्स।
इसी तरह कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या है? These are the requirements which depend on the other equipments or the processes. ये जो दूसरे कोई हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या दूसरे प्रोसेसेस हैं, उनके साथ कंपैटिबिलिटी के अगर जो है वो इश्यूज जो है वो आते हैं तो दे आर क्लासिफाइड इनटू कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो ये वोलेटाइल रिक्वायरमेंट को 4 टाइप्स में उसने फर्दर जो है क्लासिफाई किया हुआ है। तो मैनेजमेंट के लिए ये हेल्पफुल है। इसी तरह रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट मेजरमेंट्स और मीट्रिक्स का बड़ा अहम जो है वो रोल है। मैनेजमेंट में मेजरमेंट्स और मीट्रिक्स का बड़ा जो है वो रोल है। तो ये आगे 1-2 स्लाइड्स जो है ये रिक्वायरमेंट मेजरमेंट और मीट्रिक्स पे हैं, जो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट को जो है सप्लीमेंट करती हैं या सपोर्ट करती हैं। Measurement practices are used to obtain metrics for effectively managing the requirements. Measurements can be used to perform analysis that are compared to the benchmark values. Measurements को हम mostly जो है वो analysis के लिए जो है वो use करते हैं, और जो फिर comparison के लिए benchmark value से हम comparison जो है वो करते हैं। पहले measurement करेंगे तो कोई comparison करेंगे ना। तो इसमें जिन क्वेश्चन को एड्रेस जो है आप करते हैं, वाज द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टाफ एडिक्वेटली ट्रेन्ड, कि क्या हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टाफ जो है वो ट्रेंड था, टेक्निकली साउंड था। वाज द टीम पेइंग एनफ अटेंशन टू आरई प्रोसेस, कि जो टीम काम कर रही थी वो आरई प्रोसेस को प्रॉपर्ली जो है फॉलो कर रही थी टू लेटर एंड स्पिरिट में। वर द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल, क्या रिक्वायरमेंट्स जो थी वो ट्रेसेबल है। वाज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एडिक्वेट, एज ए होल जो प्रोडक्ट बना है वो एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे है। तो ये सारी चीजें जो है इनको हम मेजरमेंट्स के थ्रू, जब रिक्वायरमेंट्स को हम मेजर करेंगे और मेजर करने के लिए मैट्रिक्स को जो है वो यूज करेंगे, मैट्रिक्स को जो है वो यूज करेंगे, देन वी विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इसी तरह प्रोजेक्ट मैट्रिक्स को जो है वो यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर डे टू डे evaluation ऑफ प्रोजेक्ट एंड टू डिटरमिन द कंप्लीटनेस ऑफ एन आर्टिफैक्ट और द टास्क। प्रोसेस, मेजरमेंट्स एंड टूल्स आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। जैसे उसने आगे बड़ी ये अहम बात जो है वो की है, विदाउट प्रोसेस देयर इज नो मेजरमेंट। कोई प्रोसेस नहीं होगा तो मेजरमेंट नहीं होगी। विदाउट मेजरमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड क्वालिटी कैन नॉट बी एक्सेस्ड। विदाउट मेजरमेंट प्रोजेक्ट progress and quality cannot be measured, and without tool support taking measurement would be extremely time consuming. तो जो उसने यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो निकाला वो इन डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर है कि कोई प्रोसेस नहीं होगा तो मेजरमेंट नहीं होगी। मेजरमेंट नहीं है तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और क्वालिटी आप एक्सेस ही नहीं जो है वो कर सकते। और ये सब कुछ करने के लिए हमें टूल सपोर्ट की जरूरत है, और टूल्स आर देयर मैनेजमेंट के लिए। जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि एडिक्वेट टूल सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है इस फेज के अंदर। इसी तरह क्वालिटी के जिस तरह प्रोजेक्ट के मैट्रिक्स हैं, इसी तरह ये क्वालिटी एश्योरेंस का एक पूरा जो प्रोसेस है वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर जो है फॉलो किया जाता है। तो लास्ट पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक सब एक्टिविटी है जो कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर जो है इसको इंक्लूड उसने किया है, जिसका सेटअप स्केड्यूल्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, एस्टिमेशन फॉर ईच रिक्वायरमेंट है, हर रिक्वायरमेंट पे जो आपका टाइम जो लगेगा, जो कास्ट होगी वो क्या होगी। तो एक जो अहम तरीन चीज और यहाँ पे जो की चीज है वो आपकी एस्टिमेशन जो है वो कितनी एक्यूरेट है, सक्सेस इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है
कि एस्टिमेशन आपकी कितनी जो है वो एक्यूरेट है, क्योंकि प्रोजेक्ट फेलियर्स की अगेन रिक्वायरमेंट लेवल पे जब एस्टिमेशन जो है वो की जाती है तो उसमें जो एस्टिमेशंस हैं दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। वो हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे एस्टिमेशन जो है वो किए जाते हैं। तो असल में जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनके अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज और हर एक जो सॉफ्टवेयर है उसकी अपनी एक कम्प्लेक्सिटी का एक जो है वो लेवल होता है। तो हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे लोग एस्टिमेट करते तो हैं, लेकिन वो 100% उन पे रिलाय जो है करना भी ठीक जो है वो नहीं होता, क्योंकि कंसिक्वेंसेस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो एस्टिमेशन की बहरहाल टेक्निक जो है वो यूज होती है, और जितने आप गुड एस्टिमेटर्स होंगे, जितनी आपकी एस्टिमेशन की स्किल आपकी जो है वो अच्छी होगी, उसी हवाले से आप एक जो है वो एक्यूरेट प्लान जो है वो दे सकेंगे। तो अब यहाँ पे की फोकस जो है वो एस्टिमेशन के ऊपर है। और नेक्स्ट जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं वो एस्टिमेशन पे एक छोटी सी जो है ये गेम है। तो इस गेम को आपने जो है, दिस इज जस्ट फॉर अ फन, ये फन के लिए है। ये मैंने काफी पहले से एक जगह से मैंने ली थी, एस्टिमेशन के ऊपर ये गेम उसने जो है ये बनाई है। और इसको आपने जो है इस गेम को आपने प्ले करना है, और इसको सीरियस नहीं लेना, इसको एज ए फन के तौर पर आपने जो है वो लेना है। क्योंकि वो बच्चे जो है ना वो थ्योरी को सुन सुन के और वो काफी बोर हो चुके होते हैं, तो उनको थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर जो है वो मजाक के लिए आप जो है वो कह लें, ये एक छोटी सी गेम मैंने ऐड जो है ये की है जो अगेन एस्टिमेशन के ऊपर है। तो पहले आप ये गेम पढ़ लें क्या है। पढ़ लिया है जी आपने? यस सर। Yes, sir. चले मैं आप गेम आपके लिए ओपन कर रहा हूं। तो ये हर एक ने ना ये 10 सवाल होंगे, तो हर सवाल के आगे आप सब ने अपना अपना रिस्पॉन्स लिखना है। तो उसके बाद फिर मैं आपको इसके जो है आंसर्स भी दिखाऊंगा, और आप खुद अपना जो है वो देखेंगे कि आपकी एस्टिमेशन जो है वो कितनी एक्यूरेट है। ठीक है ना, ये सारा फन है। तो ये फन के लिए है बस, सीरियस नहीं लेना इसको, चाहे आपके सारे गलत हो इसके कोई नंबर नहीं है।
ओके सर। ये ले लीजिए, ये 10 मिनट का टाइम शुरू हो गया है। और गूगल को प्लीज नहीं यूज करना। इस वक्त आपके सामने सारी दुनिया ओपन है, गूगल को नहीं यूज करना। Done, sir.
जी बेटा कर लिया है? यस सर, कर लिया। चले जी, ये मैंने कहा कि बस आपका ना, आगे मैं अब आपको ना इसके रिजल्ट शो कर रहा हूं, तो जस्ट यू हैव टू लुक एट योर आंसर्स एंड दीज रिजल्ट्स। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वैसे ये जो क्वेश्चंस हैं इनको देख के जो मतलब फर्स्ट परसेप्शन है वो यही है कि ये तो सारे सर सब्जेक्ट मैटर्स के क्वेश्चन हैं। लाइक इनके लिए जो फील्ड एक्सपर्ट हैं वो होने चाहिए, जहाँ तक मेरी परसेप्शन है। क्योंकि नॉर्मल जो लाइक अगर एक नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो तो इन चीज़ों को परसीव नहीं कर सकेगा शायद। मुझे तो यही समझ आई है, क्योंकि मैंने तो अभी तक इसमें से किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने पहले कहा था, आप सही कह रहे हैं, आई आई एग्री। असल में ये जो है ना एक जर्नल नॉलेज की चीज है, तो ऑफ कोर्स जो बात आपने की वो ठीक है। सर मेरे आंसर मुश्किल से ही मैच कर रहे हैं, कहीं पे बहुत दूर दूर तक एस्टिमेशन जा रही हैं। अच्छा जी, ठीक है। चले कोई बच्चा बता दे जिसके सबसे ज्यादा मतलब कोई ठीक भी हुआ है किसी का, दो ठीक है, तीन है किसी का। सर मेरा एक ठीक है सर। एक ठीक है, मुबारक हो जी। तो एनी हाउ इसमें कोई मसला नहीं, जैसे मैंने कहा दिस वाज जस्ट फॉर अ फन। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जैसे ये फवाद ने कहा कि इसको गेम को जो है ना वो एससी ओरिएंटेड जो है वो बनाया जाए। ये तो बड़ी जेनेरिक जो है वो बनी हुई है, और उस पे फिर जो है ना वो कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट और स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चंस हों, और जिन पे एस्टिमेशन जो है वो करवाई जाए। ये बहुत जेनेरिक है, ये मतलब पहले से मेरे थी स्लाइड्स के अंदर, तो इसको जस्ट जो है वो फन के लिए मैं चलाता हूँ। तो एनी हाउ स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे ही मैं ब्रेक कर देता हूँ इस गेम पे ही। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पे अभी एक दो लेक्चर और जो है वो होंगे, जो हम लेटर ऑन लेक्चर्स के अंदर जो है इसी टॉपिक को हम इंशाल्लाह आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आपने जाना नहीं, मुझे अटेंडेंस नोट कर लेने दें। एक अटेंडेंस मैं जरा नोट कर लूं।